नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पोएट्री के अंतर्गत अद्यतन हिंदी कविताएं नामक एक किताब आपको पढ़ने को है। उस किताब से ली गई अरुण कमल की एक कविता नेगेटिव फोटो आपको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। आइए देखेंगे पहले अरुण कमल के बारे में। तो वर्तमान हिंदी कविता के पथ प्रदर्शकों में अग्रणी है अरुण कमल। तो उनका जन्म बिहार के नाजरीगंज में हुआ। वे पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे और अब वहीं पर अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन अब तो वो रिटायर होकर घर में आराम कर रहे हैं। तो हमारी जो व्याख्यान माला है उसमें वो उपस्थित हुए थे और कविता कैसे पढ़े विषय पर उन्होंने सार गर्भित व्याख्यान भी दिए थे उस दिन। तो वर्तमान हिंदी कविता को जिन लोगों ने पथ प्रदर्शन किया उन लोगों में अग्रणी है अरुण कमल जी। तो उनका जन्म तो बिहार के नासरीगंज में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे, फिर वहीं पर उन्होंने अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। तो खास बात यह है कि ये हिंदी के कवि हैं, लेकिन वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अभी तक उनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार और मैं वो शंख महाशंख। तो उनके प्रकाशित काव्य संग्रहों का नाम देखिए, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार और मैं वो शंख महाशंख। कविता और समय, गोलमेज आदि उनके आलोचनात्मक ग्रंथ है। उनके आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम क्या क्या है? कविता और समय, गोलमेज। अरुण कमल एक सफल अनुवादक भी है, तो वो आलोचनात्मक ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं और एक सफल अनुवादक भी हैं और वे एक कवि भी हैं। विभिन्न देशी विदेशी भाषाओं में रचनाएं अनुदित हैं। उनकी रचनाओं को देश के विभिन्न देशी विदेशी भाषाओं में अनुदित किए गए हैं और उनके पुरस्कार, उन्हें प्राप्त पुरस्कारों का नाम आगे बताया जा रहा है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शमशेर सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से वे विभूषित हैं। नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस पैराग्राफ में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने को है। तो वर्तमान हिंदी कविता के पथ प्रदर्शकों में अग्रणी हैं अरुण कमल। उनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के नाजरीगंज में हुआ। वे पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे और अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे थे। उनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार और मैं वो शंख महाशंख। कविता और समय, गोलमेज, ये उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। वे एक सफल अनुवादक भी हैं। देशी विदेशी भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित हैं। उनके जो प्राप्त पुरस्कारों का नाम ये है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शमशेर सम्मान आदि पुरस्कारों से विभूषित हैं और नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अरुण कमल की कविताएं चाहे किसी भी विषय की हो, संपूर्ण मानव स्थिति और नियति से संचालित है। तो उनकी कविताओं में खासकर संपूर्ण मानव की स्थिति हम देख सकते हैं। इसलिए उनकी छोटी कविताएं भी गहन अंध पाठ को समेटती हैं। उनकी छोटी सी कविता भी बहुत सारे अर्थ को छिपा कर रखते हैं अपने अंदर। उसके अंदर पाठ जो है बहुत गहन अर्थ रखने वाले हैं। तो इसलिए उनकी जो छोटी सी कविताएं भी गहन अनुभूतियों को समेटती नजर आती है। अरुण कमल की कविता व्यवस्था विरोध, विद्रोह एवं विमर्श की क्यों न हो,
उनमें एक नैतिकता आत्मा निहित है, उसमें एक प्रकार की नैतिकता अंदर निहित है। तो उनकी कविताओं में बहुत सारे विषय हम देख सकते हैं। विमर्शों को आधार बना के उनमें विद्रोही भावना रहे होंगे, व्यवस्थाओं का विरोध भी उसमें हमें देखने को मिलेंगे। फिर भी उसके अंतर्गत एक प्रकार की नैतिकता बोध को समेटने का प्रयास उन्होंने किया है, नीति बोध। यह अरुण कमल की कविता के अपनापन का मुद्रक है और यह मुद्रक अपनी संपूर्ण कविताओं में चिन्हित है। नैतिकता को छोड़कर वो कदापि कुछ भी नहीं लिखते। किसी भी प्रकार की कविता हो, किसी भी विषय को लेकर वो कविता लिखते हैं, उनमें एक प्रकार की नैतिकता का बोध जरूर होता है। उनकी कविता में बदलती दुनिया के पग पग पर परिवर्तित परिवेश के अनेक आयाम हैं। तो हमारी जो दुनिया जो है, हर एक खड़ी में जो है परिवर्तित होते नजर आते हैं। उस परिवर्तन के रूप को, उस परिवर्तित परिवेश को उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। तो नए इलाके में कवि संकलन में एक कविता है नए इलाके में। तो उसमें एक व्यक्ति जो है बहुत सालों बाद अपने गांव में, अपने जो शहर के उस गली में पहुंच जाता है, लेकिन उनका घर कहाँ है वो ढूंढने में वे असमर्थ रह जाते हैं, क्योंकि वो शहर जो है इतना परिवर्तित हुआ है कि उस परिवर्तित जगह से अपना घर ढूंढना उन्हें मुश्किल लगने लगता है। ये उत्तराधुनिक जमाने की एक विशेषता है। पग पग में जो है हमारा परिवेश परिवर्तित होते नजर आते हैं। साथ ही साथ इन बदलावों के कारण खोए मूल्यों के प्रति अकुलाहट भी। इस प्रकार जो समाज परिवर्तित होता है, जो नगर और जो गलियां जो है हमारा परिवेश सब कुछ बदलते जाते हैं, उसके समान हमारी जो मूल्य है, जो वैल्यूज है, ये भी हमसे खोता हुआ नजर आते हैं। इस पर कवि आकुल होता है, उनकी आकुलता उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। अभावग्रस्त मध्यवर्गीय त्रासदी अरुण कमल की कविता में अंकित है। जो मध्य वर्ग की त्रासदी वो तो अभावग्रस्त है, क्योंकि वो ऊंचे वर्ग के समान जो आर्थिक तंग से ऊंचाई हासिल भी नहीं कर सकते, और जो निचले वर्ग के समान वो अपनी आर्थिक अवस्था से नीचे की ओर आने के लिए तैयार भी नहीं होते। तो ये मध्य वर्ग को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो जो हमें अरुण कमल जो है अपनी कविताओं में मध्य वर्ग को केंद्र में रखने का प्रयास किया है। तो उनकी कविता जिन जिन विषयों को लेकर क्यों ना हो, उनमें एक प्रकार की नैतिकता बोध समाहित होता है। उनकी छोटी सी छोटी कविताएं भी बहुत सारे अर्थ को समेटते रहते हैं। जो बिहारी के बारे में कहते हैं गागर में सागर भरने की क्षमता, उस प्रकार की कविता है। तो ये भी नहीं, जो हमारे जो परिवेश है दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, तो उसके साथ हमारे जो मूल्य भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस पर भी कवि की आकुलता उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। ये भी नहीं, जो मध्य वर्ग की त्रासदी को रेखांकित करने का प्रयास अरुण कमल ने किया है। अरुण कमल के बारे में इतना ही है। तो आगे हमें देखना है उनकी कविता नेगेटिव फोटो। ये कविता जो है उनके काव्य संकलन मैं वो शंख महाशंख से ली गई कविता है। इस कविता की यही खूबी है, यह गद्यात्मक शैली में लिखी गई कविता है। इसे पढ़ते समय हमें काव्य जैसा प्रतीत नहीं होगा, यह एक गद्य जैसा प्रतीत होने वाली कविता है। तो अब देखिए इसकी जो टाइटल नेगेटिव फोटो। नेगेटिव फोटो तो आप जानते हैं क्या? तो आजकल हम फोटो स्टूडियो में जाकर नहीं खींचते, हम तो मोबाइल के जरिए क्या है सेल्फी ले लेते हैं। तो पुराने जमाने में जो है
यदि हमें फोटो लेनी है तो कहाँ जाना है? स्टूडियो जाना है, वहाँ हम फोटो खींच लेते हैं, उसके नेगेटिव वो लोग वॉश करके ले लेते हैं, फिर उस नेगेटिव से असली फोटो निकाल लेते हैं। नहीं तो हमें फोटो खींचने के लिए किसी शादी के माहौल में, शादी में जाना पड़ेगा। लेकिन आज तो इन सारी की सारी चीजें जो है हमसे दूर होती जा रही है। हम जो सिर्फ क्या है, फोटो खींच लेते हैं ये मोबाइल के माध्यम से, फिर भी हम उसके नेगेटिव ढंग के फोटो भी उसमें हम ले सकते हैं, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट तरीके के फोटो। तो उसमें इस प्रकार के कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोबाइल में भी है। तो ये आइए देखेंगे हम इस नेगेटिव फोटो के अंदर कवि क्या बताना चाहते हैं। तो कवि बता रहे हैं, खूब साफ चमकती रोशनी से गूंजती तस्वीरों से ज्यादा अच्छी लगती है पुरानी कौड़ियों के रंग की तस्वीरें, जहां रोशनी बस इतनी कि अंधकार में आकर उठ सके। कवि बताना चाहते हैं, खूब साफ चमकती रोशनी में गूंजती तस्वीरों से ज्यादा अच्छी लगती है पुरानी कौड़ियों के रंग की तस्वीरें। तो आजकल की जो तस्वीरें और पुरानी किस्म की तस्वीरों में कुछ अंतर है। तो कवि इस अंदर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि खूब साफ और चमकने वाली और प्रकाश युक्त तस्वीरों से ज्यादा आजकल कितने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम फोटो खींच लेते हैं। तो इस प्रकार के जो खूब साफ और चमकती रोशनी से गुंजित तस्वीरों से ज्यादा कवि को उस पुरानी किस्म की, जो पुराने कौड़ियों के रंग की, जो ब्लैक एंड व्हाइट तरीके के जो तस्वीरें, उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, जहां रोशनी बस इतनी कि अंधकार में आकर उठ सके। उस नेगेटिव यानी कि उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जो है अंधकार, रोशनी, अंधकार और रोशनी दोनों के बारे में वो बता रहे हैं। उस पुरानी जो किस्म की तस्वीरों में जो है प्रकाश अंधकार में आकर उठ सके, यानी कि वो प्रकाश और अंधकार के बीच का जो खेल नजर आते हैं। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो कलरफुल नहीं होते, प्रकाश होते हैं, बाकी सब ब्लैक जैसा दिखाई देता है। हम जो भी किस्म के कपड़े, जो भी रंग के कपड़े पहनते हैं, वो सब ब्लैक जैसा प्रतीत होता है। तो इसलिए कवि बता रहे हैं, मुझे उस साफ सुथरी चमकती रोशनी से लिए जाने वाले आज के जो किस्म की तस्वीरों से ज्यादा उस पुरानी किस्म की तस्वीरें ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर जो है रोशनी और अंधकार के बीच का जो खेल है, रोशनी जो है अंधकार में साकार होकर बाहर निकलती है, अंधकार से टकराकर वो बाहर निकलती है। यानी कि पुरानी किस्म की फोटो, जो नेगेटिव फोटो जो है, यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, आप याद करके देख लीजिए वहां पर क्या होता है। वहां पर हम रोशनी हमें दिखाई देता है और अंधकार भी उसके अंदर समाया हुआ है। जब हम आज की फोटो की ओर आ जाएंगे तो वहां पर ये अंधकार और प्रकाश, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत कलरफुल दिखाई देता है। इस प्रकार के कलरफुल तस्वीरों से ज्यादा कवि को उस पुराने किस्म के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर रोशनी अंधकार में आकर उठ रहे हैं, अंधकार में समाकर बाहर आ रहे हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा गर्भवती है वे नेगेटिव तस्वीरें, जहां सब कुछ रहस्य है। तो कवि को इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से ज्यादा उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के गर्भ के रूप में जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव के अंतर्गत हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी वो वहां पर समाहित है, लेकिन वो सब रहस्य भरी हुई है, वो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए कवि की जो कल्पना किस प्रकार है।
लेकिन उनसे भी ज्यादा गर्भवती हैं वे नेगेटिव तस्वीरें जहां सब कुछ रहस्य है। तो कवि को जो है साफ चमकती रोशनी से गूंजती तस्वीरों से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अच्छी लगती हैं। उनसे भी ज्यादा ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कहाँ से निकाली जाती है, ये नेगेटिव से निकाली जाती है। वो नेगेटिव तस्वीरें उन्हें ज्यादा अच्छे लगती हैं, उसमें जो है सब कुछ रहस्यमय है। जहां सब कुछ हो चुका है फिर भी जहां सब कुछ नहीं हुआ। ये नेगेटिव फोटो की यही खूबी है, वहां पर सब कुछ हो चुका है लेकिन ये क्या हो चुका है ये व्यक्त नहीं होता। इसलिए कवि बता रहे हैं फिर भी जहां सब कुछ नहीं हुआ, जो कुछ भी हो चुका है लेकिन वो उसमें जो व्यक्तता नहीं है, तो इसलिए वो बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ। तो नेगेटिव देखने पर क्या है, वो व्यक्तता नहीं होता है, अव्यक्त रहता है, सब कुछ वहां पर रहस्यमय लगता है, जो अभी भी आरंभ है। तो नेगेटिव को देखते ही सब कुछ हो चुका फिर भी उसमें कुछ शेष है जो हमें यही लगेगा कि अभी जो आरंभ हुआ है कुछ। क्या है, जहां हर चेहरा किसी और का चेहरा हो सकता है। जो नेगेटिव में एक एक व्यक्ति का चेहरा हम देखेंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा ये किन किन लोगों के चेहरे हैं। तो इसलिए कवि बता रहे हैं उस नेगेटिव में जो है एक का चेहरा किसी दूसरे का हो सकता है। जो भ्रूण है जीवन का गिड्ढा और जो वयस्क है प्रस्फुटित। ये इस प्रकार है कि जब हम भ्रूण में रहते हैं, माँ के जो कोख में भ्रूण के रूप में रहते हैं, वहां पर जीवन का एक स्पंदन होता है। उस स्पंदन जब प्रस्फुटित होता है, जब हम पूर्ण वयस्क रूप में बन जाते हैं, पूर्ण आकार के मानव के रूप में हम हमारा जो जीवन बिता रहे हैं, तो भ्रूण के रूप में हमें जीवन का जो स्पंदन कोख में पलता है। फिर जब हमारा जो पूर्ण शारीरिक विकास होता है तब उस भ्रूण का जो वयस्क रूप वहां पर दिखाई देता है। उसी प्रकार ये जो नेगेटिव है वो उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के जो भ्रूण का रूप है, उस भ्रूण में जो है ये कौन है क्या है ये व्यक्त नहीं होता। उसी प्रकार नेगेटिव में जो है ये क्या है कौन है इसमें जो व्यक्तता नहीं है, सब कुछ रहस्य है। जब उसे हम वॉश करके फोटो खींच लेते हैं तब ही हमें स्पष्ट दिखाई देता है। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है तब ही हमें पता चलता है वो क्या है, किस प्रकार का बच्चा है। उसी प्रकार जो रंग भी है और स्याह भी, जो नेगेटिव्स में जो है रंग भी है और उसके साथ साथ स्याह भी है, जो दोनों तरफ है पार पार। इसमें जो अंधकार भी होगा और प्रकाश भी होगा, दोनों की जो बराबरी हम नेगेटिव में देख सकते हैं। जहां अंधकार और प्रकाश अपनी लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं, तो नेगेटिव को देखकर हमें लगेगा कि वहां पर अंधकार और प्रकाश लड़ाई लड़ रहे हैं। जो है जो नहीं है, कुछ तो वहां है लेकिन कुछ तो वहां नहीं है। मेरी स्मृति खुद एक नेगेटिव फोटो में बदलती जा रही है। तो कवि बता रहे हैं मेरी जो याद आइश, मेरी जो स्मृति जो है एक नेगेटिव फोटो सा लग रहा है मुझे यह संसार एक नेगेटिव फोटो सा क्यों दिख रहा है। कवि हमसे पूछ रहा है मुझे यह संसार जो है नेगेटिव फोटो सा प्रतीत हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो कवि यहाँ पर एक कलरफुल फोटो और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की तुलना पहले बता रहे हैं। कवि को ये कलरफुल फोटो से ज्यादा ये पुरानी किस्म के ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अच्छा लगने लगा, और क्योंकि वहां पर जो है रोशनी अंधकार में आकर साकार हो जाता है। तो नेगेटिव तस्वीरों में सब कुछ रहस्यमय है,
जहां पर सब कुछ हो चुका है फिर भी कुछ नहीं हुआ, व्यक्तता उसमें नहीं है, अब भी वहां पर कुछ है, कुछ चीजों का आरंभ हुआ है। जो नेगेटिव में जो चेहरा हमें दिखाई दे रहा है वो दूसरे का हो सकता है। जिस प्रकार भ्रूण में पैदा हुई एक बच्चा जो संपूर्ण मनुष्य के रूप में उनका जो पूर्ण विकास होता है, उसी प्रकार इस नेगेटिव फोटो को वॉश करके ही हम एक तस्वीर बना लेते हैं। उसमें रंग भी है, स्याह भी है, दोनों पार पार है, दोनों का समाहरण वहां पर हो रहा है, अंधकार और प्रकाश की लड़ाई हो रहे हैं। तब कवि को अपनी स्मृति जो है नेगेटिव फोटो में बदलती नजर आती है। तो कवि को यह संसार जो है नेगेटिव फोटो सा दिख रहा है, ये क्यों है, यही कवि हमसे पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि नेगेटिव फोटो में जो है सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ रहस्य है। तो उसी प्रकार जो संसार हमें दिखाई देता है वो दिखता कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर और है। वहां पर कुछ अब भी कुछ चीजों को बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर दुनिया में जो है ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष में समता होनी चाहिए। पृथ्वी आकाश जो पंचभूत है उसमें संतुलन होना चाहिए। जो मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं, मानव की जो प्रकृति के मानव की जो प्रवृत्ति के कारण ही हो रहे हैं। तो संसार में समानता की आवश्यकता है, लेकिन ये समानता कहीं भी नहीं है। अंदर ही अंदर और कुछ समाहित हुआ है, लेकिन बाहर कुछ दिखावा हम देख रहे हैं। तो इसलिए कवि को यह दुनिया जो है नेगेटिव फोटो सा प्रतीत हो रहा है। वर्तमान संसार जो है सत्य को भीतर छिपाए असत्य को बाहर दिखाया जा रहा है। यानी कि जो व्यक्ति जो है कहते कुछ है लेकिन करते कुछ है। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये कहने का मतलब है एक अधर्मी जो है आदर्श का परिवेश ओढ़ कर दूसरों से बर्ताव करेगा। एक हत्यारा जो है तपस्वी का परिवेश हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। एक पापी पुण्यवान जैसा अभिनय करेगा। पाखंडी व्यक्ति जो है सेवक के समान लोगों के बीच में विहरण करेगा। जालसाज जो है जो जासूसी करने वाला और जो दूसरों के शोषण करने वाला व्यक्ति जो है दूसरों के हितैषी बनकर दिखाई देगा। ये सब जो है उत्तराधुनिक समाज की जो मुखौटा है, ये मुखौटा ओढ़कर रहने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। दुनिया से, संसार से यहाँ पर व्यक्ति से मतलब है, समाज से मतलब है। तो ये दुनिया जो है बाहर में असत्य दिखाता है, उसके अंदर ही अंदर अब भी असत्य उसके संसार जो है असत्य को बाहर दिखाता है, अंदर ही अंदर सत्य को छिपाता रहता है। जो सच है उसे नहीं दिखाता। हम भी ऐसा ही हैं, क्योंकि जो हमें दिखाना है वो नहीं दिखाते। सब जो है अभिनय कर रहे हैं जिंदगी में। यह भी कवि का जो मतलब है। तो कवि ने यह भी बताया है कि समानता के बारे में और ऊंच नीच के बारे में, और ये संसार में जीने के लिए सबको हक है, लेकिन उनके हक को आजकल छीनता जा रहा है। और जो शिक्षा प्राप्त करने का मौका सबको मिलना चाहिए। ये सब जो है, जो राजनीतिक दल हो, जो बड़े बड़े नेता हो, वो बकते रहते हैं, लेकिन सच में उस सभी को नहीं मिलते। तो आर्थिक विषमता, आर्थिक कठिनाइयों से समाज को दूर रखना। लेकिन जो राजनीतिक दल और नेता जो हैं, वोट मांगते समय बहुत कुछ बकते रहते हैं। जब वो विजयी होकर मुख्यमंत्री या अन्य कोई जो पद धारण करेगा, तब वो अपने जो कही गई बात सब कुछ भूल देते हैं।
और जनता के लिए कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए कवि यहाँ पर बता रहे हैं जो संसार सच में जो है असलियत को छिपा के दिखाई देता है, असलियत सामने नहीं आते नजर आते हैं। तो यही इस कविता के जो मतलब है। और आपकी किताब में कविता का परिचय भी दिया है। नेगेटिव फोटो अरुण कमल के मैं शंख वो शंख महाशंख काव्य संग्रह की कविता है जो उत्तराधुनिक संस्कृति की कविता है। कवि के लिए वर्तमान संसार एक नेगेटिव फोटो के समान है। नेगेटिव फोटो में सब कुछ अंकित है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, उसके भीतर कुछ तो है लेकिन छिपा हुआ है, उसमें रंग है लेकिन कालिमा भी। नेगेटिव फोटो में कोई सीधा नहीं उल्टा नहीं, उसमें अंधकार और प्रकाश का संघर्ष है। वहां सब कुछ है लेकिन अव्यक्त और अदृश्य। संसार भी इसी तरह है, बाहर एक भीतर और एक। हाँ, मुंह में राम और बगल में चूरी, अधर्मी का आदर्श परिवेश। वर्तमान संसार सत्य को भीतर छिपाए असत्य को बाहर दिखाता है। सीधा है या उल्टा इसका पता न देने वाले नेगेटिव फोटो की तरह यह संसार कपट प्रवंचकों से सेज पर संस्कृतों से भरा पड़ा है। हत्यारा तपस्वी सा, पापी पुण्यवान सा, पाखंडी सेवक सा, जालसाज हितैषी सा दिखाई देता है। इस उत्तराधुनिक जमाने में किसी की असलियत किसी के सामने खुलती नहीं। प्रस्तुत कविता में शिल्प पक्ष में अरुण जी ने ऐसा प्रयोग किया है कि पद्य गद्य सा प्रतीत होता है। तो ये उत्तराधुनिक जमाने की असलियत को दिखाने लायक एक कविता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपनी असलियत को किसी के सामने खुलकर प्रकट नहीं करता। सब कहीं असत्य का भरमार है, सच्चाई क्या है यह हम जानते नहीं। इसलिए कवि बता रहे हैं कि ये दुनिया उन्हें नेगेटिव फोटो जैसा लग रहे हैं। तो इतना ही है। अगले कक्षा में और एक कविता के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।